नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। म्यूटेशन किसे कहते हैं? अगर म्यूटेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे तो म्यूटेशन का मतलब है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सडन हेरिटेबल चेंज इन एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आकस्मिक आनुवांशिक जो परिवर्तन होता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। पर अगर हम इस मॉलिक्यूलर लेवल को देखते हैं, जैसे आप कॉपी से देख के कुछ भी उतारते हैं, तो अगर 3 स्टूडेंट को हमने कॉपी से देख के कुछ भी कॉपी करने के लिए कह दिया, तो निश्चित रूप से वो तीनों स्टूडेंट एकदम एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं उतारेंगे। किसी न किसी ने कुछ भी कोई गड़बड़ी निश्चित रूप से करनी है। तो उसी तरह से ये डीएनए का, जैसा कि हमने आपको एक बैच में, बी बैच में प्रैक्टिकल में हमने डीएनए का आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था। रफली कंसेप्ट हमेशा सारे क्लासेस में बताई है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए के कुछ बेसिस हैं। उन बेसिस में जब भी कभी कॉपी करने में, जैसे आपने देखा है कि सेल डिवीजन के समय सेल साइकिल को हम G1, G2, S फेज में डिवाइड करते हैं। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेल्स जो है डीएनए को कॉपी करने में मिस्टेक करती। उन्हीं मिस्टेक्स जो है, वो मिस्टेक अगर सेक्सुअल सेल में है देन इट कैन बी पास टू अनदर जनरेशन, और उसको ही हम म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन कई तरह से बताया गया है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ओरिजिन के हिसाब से कि म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन को हम 2 भाग में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब स्वतः उत्परिवर्तन। जो भी नेचुरल पॉपुलेशन है उसमें कुछ जीन अपने आप से म्यूटेट होते रहते हैं। डिफरेंट जीन्स का डिफरेंट म्यूटेशन रेट होता है। फॉर एग्जांपल मेज का जो आर लोकस है वो लगभग 4.92 इंटू 10⁻⁻⁴ की फ्रीक्वेंसी से, दैट इज़ 1 in 20,000 पॉपुलेशन, मतलब प्रत्येक 20,000 मेज की प्रोजेनी में से एक म्यूटेट हो जाती है आर लोकस के लिए। उसी तरह एसयू लोकस के लिए प्रत्येक 1 में से 25 लाख में से एक जो है म्यूटेट हो जाती है। इसी की वजह से आपको मेल स्टेरिलिटी और बहुत सारा जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इस तरह के कैरेक्टर प्लांट में देखने को मिलते हैं। म्यूटेशन का जो डिफरेंट रेट है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो तो अपने आप म्यूटेशन जो हो रहा है, वो डिफरेंट रेट जो है 3 वजह से है। जेनेटिक बैकग्राउंड की वजह से, जैसे कि म्यूटेटर जीन प्रेजेंट हैं तब, जीन्स के खुद की वजह से और वातावरण की वजह से। इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब जो चीज़ स्वतः हो रही है, और इंड्यूस मतलब जिसको किसी बाहरी फोर्सेस से म्यूटेशन किया जा रहा है। तो म्यूटेशन को हम किसी ट्रीटमेंट से, जैसे फिजिकल या केमिकल एजेंट के ट्रीटमेंट से भी हम म्यूटेशन को उत्पन्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली है कि हम ट्रीटमेंट से म्यूटेशन उत्पन्न करेंगे तो वो उसका इफेक्ट भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से अधिक होगा। उसमें जो वेरिएबिलिटी यानी जो विभिन्नता प्रोड्यूस होगी वो भी अधिक होगी, और उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगी। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से हम उत्परिवर्तन को 2 भाग में विभाजित करते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन, मतलब प्रेरित उत्परिवर्तन, किसी चीज़ से प्रेरित किया जाए, फिजिकल या केमिकल। अब जेनेटिक बेसिस के हिसाब से जो हेरिटेबल चेंज हो रही है, क्योंकि म्यूटेशन की जो फर्स्ट लाइन डेफिनेशन हमने बताया कि किसी भी जीव में आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन, तो ये वंशानुगत परिवर्तन के हिसाब से म्यूटेशन को हम 3 भाग में बांटते हैं। जीन म्यूटेशन, जो बेस सीक्वेंस जीन का बदल दें, ये बेस सीक्वेंस में से बेस हट सकते हैं, उनका डिलीशन हो सकता है, उनमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला वाला हो गया जीन म्यूटेशन। दूसरा वाला, जैसे हमने आपको अपने थ्योरी क्लास में बताया था, क्रोमोसोमल अबेरेशन के। क्रोमोसोमल अबेरेशन मतलब क्रोमोसोम्स की टूट फूट, उनमें इन्वर्जन, उनमें डुप्लीकेशन, उनमें डेफिशिएंसी, उनमें ट्रांसलोकेशन, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, या क्रोमोसोम का एकाएक संख्या में बढ़ जाना या घट जाना। जैसे पॉलीप्लॉइडी है 5 गुणा, 3 गुणा, 2 गुणा। एन्यूप्लॉइडी मतलब एकाध क्रोमोसोम की संख्या का घट जाना या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलने से जो म्यूटेशन होता है उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तीसरी तरह का म्यूटेशन जो कि साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा जीन म्यूटेशन कहते हैं,
ये प्लाज्मा जीन किसको कहते हैं? जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है और दूसरा फोटोसिंथेसिस में। तो इनमें अगर किसी तरह का उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। तो ये तो था म्यूटेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक बेसिस ऑफ हेरिटेबल, जो आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन हो रहे हैं उनका क्या बेसिस है, वो जीन के द्वारा हैं, वो क्रोमोसोम के द्वारा हैं, या वो साइटोप्लाज्म के जो सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनमें जो डीएनए प्रेजेंट है उसके परिवर्तन की वजह से अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम प्लाज्मा जीन म्यूटेशन कहते हैं। फिर एक तीसरा और क्लासिफिकेशन है कि म्यूटेशन को हम बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फेनोटाइपिक है। म्यूटेशन जो क्रोमोसोम लेवल पे हो रहा है, जो जीन लेवल पे हो रहा है, या जो प्लाज्मा जीन लेवल पे हो रहा है, उसका जो प्रभाव बाह्य प्रारूप में दिखता है, क्योंकि आप पूरे जेनेटिक्स भर ये पढ़ेंगे कि फिनोटाइप बराबर जीनोटाइप। तो यानी जो फिनोटाइप जो बाह्य संरचना में जो परिवर्तन होता है जीन और क्रोमोसोम की टूट फूट की वजह से, उसका जो मापन है, जो उसकी इकाई है मापने की, वो बड़ी है या छोटी है, उसके हिसाब से हम म्यूटेशन को दो भाग में विभाजित करते हैं, मैक्रो म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन। मैक्रो म्यूटेशन को हम ओलिगोजेनिक म्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ओलिगोजेनिक मतलब किसी एक बड़े मेजर जीन में म्यूटेशन हो रहा है। जैसे एनकॉन ब्रीड है शीप की, और मेज़ में पॉड मेज़ को कॉब मेज़ में जो कन्वर्ट किया गया, ये सब मैक्रो म्यूटेशन है। सिंगल मेजर जीन में जब म्यूटेशन होता है तो उसे हम मैक्रो म्यूटेशन या ओलिगोजेनिक म्यूटेशन कहते हैं। दूसरी तरह का जो म्यूटेशन है वो माइक्रो म्यूटेशन है, जिसका छोटा फेनोटाइपिक होता है और इंडिविजुअल प्लांट बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज करना या पहचानना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि हम एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को स्टडी ना कर लें। और इसलिए उसमें अगर हमको उत्परिवर्तित प्रोजेनी जो रहती है, म्यूटेशन करने के बाद उत्पन्न संततियों का अगर हमको चयन करना होगा, तो उसके लिए हमको M3 जनरेशन, यानी जैसे आप F1, F2, F3 बुक पढ़ते हैं, उसी तरह म्यूटेटेड सीड से जो जनरेशन रेस की जाती है उसे हम M1, M2 और M3 कहते हैं। यानी तीसरी पीढ़ी तक हमको इंतजार करना पड़ता है अगर कोई म्यूटेशन माइक्रो म्यूटेशन है, यानी म्यूटेशन विथ स्मॉल फेनोटाइपिक इफेक्ट। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी का म्यूटेशन है सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मलाइन म्यूटेशन, जो आप आसानी से समझ जाएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम दो भाग में म्यूटेशन को बांट देते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन जो है सोमैटिक टिश्यू में है, चूँकि ये गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो इनका अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र माइटोसिस के बेसिस पे सिर्फ क्लोन के रूप में हो सकता है, क्योंकि ये गैमेट्स में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी चीज़ गैमेट्स में होती है वही अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, और इसलिए इनको हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। और ये भी इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के सेल में है। जैसे बहुत सारे सोमैटिक म्यूटेशन का कोई ऑब्वियस इफेक्ट तो हमको फिनोटाइप पे नहीं दिखता है, क्योंकि जो नॉर्मल जो म्यूटेंट सेल है उसका जो नॉन फंक्शनिंग है उसको रिप्लेस कर देती है नॉर्मल सेल, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और मोस्टली ये ह्यूमन बीइंग में या ऑर्गेनिजम्स में सोमैटिक म्यूटेशन का ज़्यादा स्टडी किया गया है, क्योंकि सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से सेल डिवीज़न जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल्स की संख्या और स्प्रेड बढ़ जाता है, और जनरली ये कैंसर का बेसिस बनता है सोमैटिक म्यूटेशन का। जर्म लाइन म्यूटेशन हम किसको कहते हैं? जो अल्टीमेटली जो गैमेट्स में म्यूटेशन होता है वही अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, तो उसे हम जर्म लाइन म्यूटेशन कहते हैं। अब आते हैं म्यूटेशन की हिस्ट्री पे, कि म्यूटेशन टर्म जो है यूजो डिवेरिस ने 1900 में दी थी, और ये एक लैटिन वर्ड म्यूटेयर से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है बदलना। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये सडन हेरिटेबल चेंज है, आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन है, और अदर देन है मेंडल का जो सेग्रीगेशन है और जीन रिकॉम्बिनेशन है, उससे अलग हटके जो आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन है, जो कि चेंज इन जीन की वजह से होता है, जीन में परिवर्तन की वजह से, क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से, या प्लाज्मा जीन में परिवर्तन की वजह से होता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब इसके बाद ये एक फिगर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो गया। हम सोचते हैं
कि एडेनिन थायमिन से पेयर करेगा, साइटोसिन गुआनिन से पेयर करेगा, ये पेयरिंग किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको उधर भी हमने पढ़ा दी है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन में, कि अगर क्रोमोसोम का कोई भाग डिलीट हो जाए उसे भी म्यूटेशन कहते हैं। अगर डुप्लीकेशन में जैसे क्रोमोसोम का एक भाग दोहरा दिया गया तो ये भी एक म्यूटेशन है। क्रोमोसोम का भाग उलट गया, ए बी जो है वो बी ए बन गया, तो ये भी एक म्यूटेशन है। इंसर्शन मतलब एक क्रोमोसोम टूट के दूसरे में जुड़ गया, ये भी एक म्यूटेशन है। ट्रांसलोकेशन मतलब एक क्रोमोसोम का भाग टूटा और दूसरे में लग गया, तो ये सब जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। जैसे जिन्हें हम आपको पढ़ाया गया है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन, ये सारा कुछ म्यूटेशन में आता है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट म्यूटेशंस हैं वो जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन को भी क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ क्लासिफिकेशन जैसा वो बाह्य प्ररूप उत्पन्न करते हैं उसके आधार पे होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूटेशन होगा तो डीएनए के बेसिस बदल जाएंगे। जब डीएनए में लिखी भाषा बदलेगी तो अमीनो एसिड सीक्वेंस भी प्रोटीन का बदल जाएगा। प्रोटीन ही सारे बाह्य चरित्रों के लिए, चाहे वो पौधे का हरा रंग होना हो या पुष्प का बैंगनी रंग होना हो या किसी की आँख का ब्राउन कलर हो या किसी के बाल का ग्रे कलर हो, ये सारा अमीनो एसिड सीक्वेंस की वजह से। तो एक क्लासिफिकेशन तो हो गया जीन म्यूटेशन का, वो जो बाह्य प्ररूप में परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है उसके आधार पे। दूसरा है कॉजेटिव एजेंट के हिसाब से। जैसे कॉजल एजेंट क्या है, जिसको कि हम म्यूटाजन कहते हैं, ये फिजिकल है या केमिकल है या बायोलॉजिकल है, कोई वायरस है, तो इसकी वजह से भी इस तरह से भी जीन म्यूटेशन को डिफाइन किया जाता है। जनरली जब आप एडवांस स्टडी करेंगे म्यूटेशन की तो आप ये जान लीजिए कि म्यूटेशन को जब भी कैटेगराइज किया जाएगा वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अपने क्लासेस में बार बार बताया जाता है कि हम क्रोमोसोम का स्टडी साइटोलॉजी में करते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में विजिबल है, पर इनडायरेक्टली जो क्रोमोसोम के एबरेशंस हैं वो अंदर उपस्थित जीन के यानी डीएनए के सीक्वेंस के इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन या डेफिशिएंसी है। तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है? परिवर्तन मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी कि डीएनए लेवल पे परिवर्तन हो रहा है, और वही परिवर्तन जो डीएनए लेवल पे होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोडॉन, अभी आप जब डीएनए पढ़ेंगे, चूँकि एक चैप्टर बड़ा है तो इसको पढ़ने के लिए 3-4 क्लासेस लगातार वो भी ऑफलाइन चाहिए थी, और ये एक छोटा चैप्टर है जो कि जिसको वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। पर जब आप कोडॉन की कंसेप्ट जान जाएंगे, कोडॉन किसको कहते हैं, डीएनए के 3 बेसिस की रीडिंग करके मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी आप एक रफ लैंग्वेज में समझिए एक लेमैन के लिए कि डीएनए में लिखी हुई भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद होता है। प्रोटीन की भाषा बाह्य सारे चरित्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर टमाटर लाल है तो वो प्रोटीन लाइकोपीन की वजह से है, अगर मिर्च तीखी है तो वो प्रोटीन कैप्सिन की वजह से है, अगर किसी का रंग गेहुआ है तो वो प्रोटीन मेलानिन की वजह से है, अगर फ्लावर कलर पर्पल है तो वो एंथोसाइनिन की वजह से। ये सब आता कहाँ से? डीएनए में लिखी हुई भाषा को। तो अब जैसे डीएनए के सेंटेंसेस कैसे होते हैं ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे ओरिजिनल सेंटेंस देखिए, पहला लिखा है द ग्रे कैट रैन डाउन द हॉल। अब इस हॉल में देखिए सिर्फ एक सेकंड लाइन देखिए, ओरिजिनल में लिखा है ग्रे कैट रैन डाउन द हॉल। सेकंड लाइन में हमने हॉल की जगह, तो पहले वाले का तो अर्थ निकल रहा है कि एक ग्रे कलर की बिल्ली हॉल में दौड़ रही है। दूसरे का अर्थ अनर्थ हो गया, मिस सेंस हो गया, द ग्रे कैट रैन डाउन द बॉल। यानी हॉल की जगह हमने एच की जगह खाली बी लगाया है, तो बी लगाने से मिस सेंस हो गया। यानी जो सेंस हम सोच रहे थे कि एक ग्रे कलर की बिल्ली हॉल में दौड़ रही है, अब उसका अर्थ दूसरा हो गया, ग्रे कलर की बिल्ली बॉल की वजह से दौड़ रही है या बॉल में दौड़ रही है। तो यानी जो सेंस हम पहले
सोच रहे थे वो सेंस ना होके मिस सेंस हो गया। अब मान लीजिए इसमें हमने एक वर्ड का इंसर्शन कर दिया, तो क्या हो गया, द ग्रे ग्रीन कैट रैन डाउन द हॉल, फिर अर्थ बदल गया। ग्रे के साथ एक हरी बिल्ली भी है तो अर्थ बदल गया। अब हम ग्रीन और कैट दोनों को हटा देते हैं, माने ओरिजिनली जो द ग्रे कैट रैन डाउन द हॉल है, ओरिजिनल सेंटेंस से हमने कैट गायब कर दिया, तो क्या हो गया, डिलीशन। द ग्रे डैश रैन डाउन द हॉल, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। डुप्लीकेशन में हमने कैट को 2 बार कर दिया, द ग्रे कैट कैट रैन डाउन द हॉल। यानी कुछ भी परिवर्तन हम करते हैं, एक शब्द को इंसर्ट करते हैं यानी डालते हैं उसके अंदर, एक शब्द को निकाल देते हैं, पूरा सेंटेंस जो है वो बदल जाता है। ये ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज की बात बता रहे हैं। उसी तरह जो भाषा कोडॉन में लिखी हुई है, जो डीएनए में बेसिस की भाषा है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इसमें से एक भी बेस अगर इंसर्ट हो गया, अगर डुप्लीकेट हो गया, अगर इन्वर्ट हो गया या डिलीट हो गया या कहीं और चला गया, तो डीएनए में लिखी भाषा का प्रोटीन में लिखी भाषा में अनुवाद सही से नहीं हो पाएगा। जैसे नॉर्मल सीक्वेंस अगर CTA है और G है, CT नॉर्मल सीक्वेंस पहला वाला देखिए, CTAG कोई म्यूटेशन नहीं है। इंसर्शन में हमने G ऐड कर दिया तो CTA मिलके कोई अमीनो एसिड पहले बना रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि राइस में अरोमा हो, सुगंध हो, और बीच में हमने G डाल दिया। अब CTA तो दूसरा अमीनो एसिड बना रहे थे, CGT अमीनो एसिड बदल जाएगा। अमीनो एसिड बदल गया तो प्रोटीन बदल गया, तो राइस की सुगंध गायब हो गई। इंसर्शन से ऐसा हुआ। उसी तरह डिलीशन में हमने क्या किया, A को हटा दिया, फिर अमीनो एसिड बदल गया, अमीनो एसिड बदल गया तो प्रोटीन बदल गया, प्रोटीन अगर बदल गया तो मैंगो की स्वीटनेस गायब हो गई। उसी तरह डुप्लीकेशन में हमने T को दोबारा CT को 2 बार कर दिया, तो फिर अमीनो एसिड बदल गया, CTC, पहले CTA था अब CTC हो गया। CTC हो गया तो हो सकता है कि चाय में जो कैफीन का कंटेंट है वो गायब हो जाए, जो टी में कैफीन का कंटेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल है टी के कैफीन के लिए, वो गायब हो जाए। अब इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन में हमने क्या किया, CTA था हमने CAT कर दिया, तो हो सकता है CAT जो अमीनो एसिड को कर रहा हो, उसकी वजह से जो आपका कैरेट है उसमें विटामिन A ही गायब हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि सिंगल एडिशन ऑफ ए DNA बेस, आइदर इंसर्शन और डिलीशन और डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, कैन चेंज द फेनोटिपिक इफेक्ट बिकॉज डायरेक्टली इट चेंजेस द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। DNA में लिखी भाषा का प्रोटीन की भाषा में, अमीनो एसिड की भाषा में अनुवाद होता है। तो इस तरह से अब जेनेटिक कोड को, जैसे अब आपको इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया है वो यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है, जो आप शायद अभी आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा, पर जिस दिन आप पूरा DNA पढ़ लेंगे, तो कोर्स कोई भी होता है वो पूरा मॉड्यूल होता है, जब आप पूरा DNA पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर उस म्यूटेशन को पढ़ेंगे, जैसे भी वीडियो लेक्चर में बाद में पढ़ेंगे, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ जेनेटिक कोड इज रीड, अब ये स्लाइड में है कि जेनेटिक कोड यानी DNA में लिखी भाषा पढ़ी कैसे जाती है। जेनेटिक कोड हमेशा 3-3 के मल्टीपल में 3 बेसेस यानी जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। ओरिजिनल कॉपी जीन सीक्वेंस की क्या है, TAC, फिर GCT, फिर GAC, मतलब अमीनो एसिड की शुरुआत TAC से हो रही है। अब अगर हमने TAC की जगह सिर्फ A बदल दिया, टे की सेकंड वाला देखिए, पहला वाला पिक्चर देखिए, TAC, GCT, GAC, ये 3 ट्रिपलेट मिलके 3 अमीनो एसिड बना रहे थे। हमने सिर्फ क्या किया, T की जगह A कर दिया, यानी हम सेकंड वाला देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट बेस, T की जगह A आ गया। अब पहला ट्रिपलेट जो है TAC की जगह AAC हो गया, यानी ट्रिपलेट कोडॉन बदल गया। चाहे हम T की जगह A कर दें, थर्ड वाले में देखिए हमने इंसर्ट कर दिया, एक एक्स्ट्रा T डाल दिया, एक्स्ट्रा T बदलते ही TAC की जगह क्या हो गया, TTA। मतलब आप तीनों केसेस में देखें, अगर TAC की जगह हमने A को इंसर्ट कर दिया तो AAC हो गया, अगर हमने T को डुप्लीकेट कर दिया, इंसर्शन कर दिया तो TTA हो गया, और अगर हमने फर्स्ट T को हटा दिया तो फर्स्ट T को हटाते ही ACG पहला अमीनो एसिड,
यानी एक भी शब्द इधर से उधर होगा तो ट्रिपलेट कोडॉन बदल जाएगा। तो इस तरह से जेनेटिक कोड को पढ़ा जाता है। अब ये जेनेटिक कोड को पढ़े जाने की वजह से ही जीन म्यूटेशन को हम बेस सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में बांट देते हैं, क्योंकि ये कोडॉन की रीडिंग पे डिपेंडेंट है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो जीन म्यूटेशन है उसे हम बेस म्यूटेशन कहते हैं। बेस म्यूटेशन में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बदल जाता है, डीएनए का सिंगल न्यूक्लियोटाइड बदल जाता है। जैसे इस स्लाइड में टीएसी की जगह एएसी आ गया। इस म्यूटेशन को हम बेस म्यूटेशन कहते हैं। बेस म्यूटेशन भी दो तरह का होता है, एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन बेस को प्यूरिन बेस जब रिप्लेस करते हैं। डीएनए में दो तरह के बेसेस होते हैं, मैंने बी बैच में प्रैक्टिकल में पढ़ाया है, आप लोगों को स्लाइड भेजी है ए बैच की और वो थ्योरी में भी पढ़ाया जाएगा कि डीएनए में दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कट पिरिमिडिन बेस को कहते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन को, और एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन बेस कहते हैं। तो ट्रांजिशन में जब एक प्यूरिन बेस एक डिफरेंट प्यूरिन बेस से रिप्लेस होता है, यानी एडेनिन अगर एडेनिन से रिप्लेस हो या एडेनिन अगर गुआनिन से रिप्लेस हो, दोनों प्यूरिन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एडेनिन थायमिन से रिप्लेस हुआ है, ये नहीं माना जाएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हम तब मानेंगे जब एक प्यूरिन बेस से रिप्लेस हो या एक पिरिमिडिन बेस से रिप्लेस हो, देन इट इज नोन एज ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन किसको कहते हैं? जैसे ये सेकंड वाले में ट्रांसवर्जन हो रहा है, व्हेन अ प्यूरिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अ पिरिमिडिन। एक प्यूरिन बेस जब पिरिमिडिन बेस से रिप्लेस हो या वाइस वर्सा, पिरिमिडिन बेस प्यूरिन बेस से रिप्लेस हो। जैसे पहले वाली स्लाइड में आप देखिए, टी की जगह ए आ गया, थायमिन की जगह एडेनिन आ गया। थायमिन क्या है? पिरिमिडिन बेस। एडेनिन क्या है? प्यूरिन बेस। तो इसको हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। दूसरा इंसर्शन एंड डिलीशन सेकेंड क्लास जीन म्यूटेशन का है, जब हम एडिशन या रिमूवल कर दें एक न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लियोटाइड पेयर का। तो इस तरह से इंसर्शन और डिलीशन को डिफाइन किया जाए। तीसरी तरह का एक और म्यूटेशन है जिसे हम डिलीशन और इंसर्शन को ही हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम उसको कहते हैं कि उसके बहुत सारे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे आप ये देखिए कि ओरिजिनल डीएनए जो है वो 3 ट्रिपलेट कोडॉन में सेपरेटेड है, GCT, AGT, ATA, CGG, CGE, फर्स्ट लाइन। अब हमने क्या किया, सिर्फ डीएनए में दोनों तरफ में एक एक बेस को इंसर्ट कर दिया। इंसर्टेड न्यूक्लियोटाइड को हमने G से शो किया है पिंक कलर से, ऊपर वाले में G इंसर्ट हुआ है और नीचे वाले डीएनए में C इंसर्ट हुआ है। ये इंसर्शन कर दिया गया। इंसर्शन करते ही आप देखिए फ्रेम कैसे शिफ्ट होता है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब जो खाका है, जो एक फ्रेम होता है 3 ट्रिपलेट कोडॉन का, वो शिफ्ट हो गया। पहले हम पढ़ रहे थे GCT, ओरिजिनल पढ़िए ऊपर वाला GCT, AGT, ATA, CGG, CGA। ऊपर वाले में ही नीचे की तरफ जो डीएनए है उसमें CGA, TCA, TAT, GCC, GCT। अगर हमने इंसर्शन कर दिया तो हमारा फ्रेम शिफ्ट हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? GCT, AGT, GAT, ACG, GCG। फ्रेम शिफ्ट हो गया, अंत में एक कोडॉन अकेला बच रहा है। नीचे वाले में भी फ्रेम शिफ्ट हो गया, एक कोडॉन अकेला बच रहा है। ओरिजिनल डीएनए जो हमारा था उससे डीएनए के बेसिस के फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का देखिए, इसमें बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है कि ओरिजिनल डीएनए का अमीनो एसिड सीक्वेंस CAT से हिस्टीन है, TCA से सेरीन है, फिर ACG से एक अमीनो एसिड है, फिर GTA से वेलिन है, CTC से ल्यूसिन है। ये सब शॉर्ट फॉर्म में जो HIS, SER, HES, VAL, LEU, MET, LEU है, ये है हिस्टीन, सेरीन, वेलिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन एंड ल्यूसिन। ये अमीनो एसिड के नाम हैं। पहले जब CAT, TCA, CS ये सब था तो ये अमीनो एसिड की चेन ऐसे बन रही थी। अब हमने क्या किया, सिर्फ हमने फ्रेम को शिफ्ट कर दिया, C को हटा के फ्रेम हमारा आगे बढ़ गया। ATT से अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन है,
जैसे ही एटीटी होता है, जो अमीनो एसिड हिस्टीन होना चाहिए उसकी जगह आइसोल्यूसिन आ गया। जहां अमीनो एसिड सेरिन होना चाहिए वहां की जगह देखिए हिस्टीन हो गया ऑरेंज कलर में। जहां अमीनो एसिड HIS है उसकी जगह थ्रेओनिन होगा। वेलिन की जगह TYR यानी ट्रिप्टोफैन हो गया। ल्यूसिन की जगह फिर सेरिन हो गया। मेथिओनिन की जगह सिस्टाइन हो गया। ल्यूसिन की जगह ऑरेंज कलर में TY, यानी एक बेस हटाते ही ट्रिपलेट कोडॉन बदल गए। ट्रिपलेट कोडॉन बदल गए तो जिस अमीनो एसिड को बुला के वो लाते थे वो अमीनो एसिड बदल गया। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का परिवर्तन होता है। तो इस तरह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। मिस सेंस म्यूटेशन किसको कहते हैं? जब मिस सेंस म्यूटेशन की जो अमीनो एसिड बनना चाहिए वो ना बने तो उसे हम मिस सेंस कहते हैं। नॉन सेंस म्यूटेशन किसे कहते हैं? कि एक सेंस कोडॉन नॉन सेंस कोडॉन में बदल गया है। जैसे ट्रांसलेशन खत्म होने के लिए नॉन सेंस कोडॉन की ज़रूरत होती है, या तो एकदम शुरू होगा या अंत में होगा। तो अगर ऐसा कोडॉन में परिवर्तन हो जाए कि नॉनसेंस कोडॉन बन जाए तो उसे हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। साइलेंट म्यूटेशन हम इसको कहते हैं जिसमें एक कोडॉन यानी एक न्यूक्लियोटाइड तो परिवर्तन हुआ और उसके बाद भी वो अमीनो एसिड उसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो इस तरह से म्यूटेशन का ये मॉलिकुलर बेसिस है। अब जो दूसरा म्यूटेशन का पार्ट है वो है म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। हम किन एजेंट्स या किन चीज़ों की सहायता से म्यूटेशन को उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्राइमरीली कोई भी चीज़ होती है तो दो तरह की होती है, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल म्यूटेजन और केमिकल म्यूटेजन की डेफिनेशन है द एजेंट्स विच आर यूज्ड टू कॉज म्यूटेशन या एजेंट्स विच आर यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटेजन। जिन कारकों का प्रयोग हम उत्परिवर्तन के को उत्पन्न करने के लिए कहते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तजन कहते हैं। म्यूटेजन की हिंदी उत्परिवर्तजन होती है। फिजिकल म्यूटेजन और केमिकल म्यूटेजन, भौतिक उत्परिवर्तजन और रासायनिक। तो भौतिक में हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन है जैसे एक्सरे गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग में जैसे UV लाइट है। केमिकल म्यूटेजेंस में बेस एनालॉग है, नाइट्रस एसिड है, एल्कालाइटिक एजेंट्स है, एराइलेटिंग एजेंट्स है, इंटरकैलेटर्स है, बहुत सारे हैं। अब आता है आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट जैसे ट्रांसपोजोन है, जंपिंग जीन है। DNA के कुछ बेसेस अपने आप जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिसकी वजह से एक जंपिंग जीन की कंसेप्ट आई थी जो लेडी मैक्लेटॉन ने दी थी और उस जंपिंग जीन को ही ट्रांसपोजोन कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। कुछ वायरस होते हैं, वायरस अपना DNA या RNA होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपने कोरोना को देखा था कि वो अपना RNA इंसर्ट कर देता है, तो उसी तरह कुछ वायरस होते हैं वो अपना DNA वाले वायरस वो होस्ट के ऑर्गेनिज्म में अपना DNA इंसर्ट कर देते हैं। जैसे राउस सार्कोमा वायरस है, उनकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो वायरस भी वो बायोलॉजिकल एजेंट है जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कुछ बैक्टीरिया है, जैसे देखिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो आपका पायरिया होता है या कोई एक डिजीज़ होती है, ऑक्सीडेटिव इन्फ्लेमेशन जो होता है इसमें DNA डैमेज होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से भी म्यूटेशन होता है। म्यूटेजन कहाँ एक्शन करता है? वो या तो DNA के स्ट्रैंड को, ये फिगर को देखिए, चेंज कर देता है, या ब्लैक कलर से जो दिखा रहा है वहाँ पे म्यूटेजन जाके रुक जाता है, इंटरकैलेट हो जाता है DNA स्ट्रैंड के बगल में जाके, जैसे 3 जगह पे यहाँ पे स्ट्रैंड। तो आपको क्यों मना किया जाता है कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें? जैसे आपका प्रोसेस्ड फूड है जिसमें बहुत प्रोजर्वेटिव मिला रहता है, जो आप ये चिप्स खाते हैं या जो भी आप पैकेटेड फूड खाते हैं जिसे हम जंक फूड कहते हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव डाल के। रेडिएशन में जैसे UV है, सनलाइट से, एक्सरेज हैं जो मेडिकल यूज़ में होता है, कार्सिनोजन में सिगरेट आती है, सिगरेट से म्यूटेशन होता है तो कैंसर होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस फूड में है, फिर कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनमें है, कुछ वायरस है और कुछ बैक्टीरिया है। इस तरह से म्यूटेजन को म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट है। अब आता है कि म्यूटेशन से के क्या क्या फीचर होते हैं, मतलब उनका क्या पहचान है। जनरली म्यूटेशन रेसेसिव होते हैं, पर कुछ डोमिनेंट म्यूटेशन भी होते हैं और ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत हार्मफुल होते हैं और उनका इतना डिलीटीरियस इफेक्ट होता है कि जिन ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन मौजूद होता है वो मर ही जाते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन में अगर है 0.1% तो कुछ बेनिफिशियल हो सकता है। म्यूटेशन रैंडम होता है, किसी भी जीन में हो सकता है, हालांकि कुछ जीनों में इसका रेट अधिक है, कुछ में कम है।
म्यूटेशन रिकरेंट होता है, मतलब रिपीटेटिव होता है, अभी हुआ फिर थोड़ी देर बाद होगा, फिर अगली जनरेशन में, इस हर म्यूटेशन जो है वो रिपीट होता है। इंड्यूस म्यूटेशन कभी कभी प्लियोट्रॉफी भी दिखाता है, मतलब एक जीन से एक इफेक्ट नहीं, वन जीन विद सेवरल इफेक्ट, मतलब आरबीसी का रप्चर हो जाना, फिर आँखों का टेढ़ापन हो जाना, फिर बहुत सारे एक साथ अफेक्टेड, मतलब एक जीन का म्यूटेशन जब कई ट्रेट को अफेक्ट करे तो उसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अब आता है कि म्यूटेशन को इंड्यूस करना, क्योंकि मैंने आपको अपने सही कई क्लासेस में बताया है कि ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है, तो हर नेगेटिव चीज़ से वो पॉजिटिव बेनिफिट के लिए जो ह्यूमन बीइंग के, मैनकाइंड के लिए या सिविलाइजेशन के लिए या फूडिंग के लिए या जो भी चीज़ है आपकी बेसिक जो आवश्यकता है फूड फाइबर क्लोथिंग के लिए, वो कोई भी नेगेटिव चीज़ को एक्सप्लॉइट करके उसको पॉजिटिव में बदलते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटेशन, एंड एक आता है CLB टेक्निक। इतना ही तक आपके कोर्स में म्यूटेजेंस के बारे में आपको बताया जा चुका है, जैसे फिजिकल म्यूटेजन है तो UV रेज है, एक्सरे, गामा रेज है, उनको यूज़ करके म्यूटेशन किया जाता है। रेडिएशन को सबसे पहले म्यूटेजेनिक एजेंट के रूप में 1920 में किया जाता था। रेडिएशन का डिस्कवरी 1890 में हुआ और उसी के 10-20 साल बाद रॉयंटजन ने डिस्कवर 1895 में कर लिया और बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को 1896 में किया, और आप जानते हैं मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 1898 में किया। और ये जो 3 डिस्कवरी थी एटॉमिक फिजिक्स के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बदली वो इन्हीं तीनों डिस्कवरी के बाद बदली। तो रेडिएशन को डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इफेक्ट, मतलब किस तरह का वो परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उसके आधार पे, और उनको 2 भाग में बांटते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जिनके पास म्यूटेजेनिक प्रॉपर्टी है, और इनकी वेवलेंथ की रेंज जो है वो 100 से लेके 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह, और ये जो है स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस जो है DNA में वो मैक्सिमम UV रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो पिरिमिडिन बेस का है, वो जो थायमिन है वो वेवलेंथ 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर देती है, और वो सबसे ज़्यादा म्यूटेजेनिक वेवलेंथ है। म्यूटेजेनिक इफेक्ट UV रेज का क्या होता है, 2 तरह से होता है, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या है, DNA में पिरिमिडिन डाइमर बन जाता है, यानी जो एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग है वो थायमिन की पेयरिंग होने लगती है, या कभी कभी पिरिमिडिन का हाइड्रेट बन जाता है। ये UV रेज के रेडिएशन का इफेक्ट होता है। आयनाइजिंग रेडिएशन को हम इसलिए आयनाइजिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वो आयनाइजेशन उत्पन्न करते हैं। तो इसमें भी 2 तरह के, एक पार्टिकुलेट है और एक नॉन पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट में जो हाई एनर्जी एटॉमिक पार्टिकल हैं जो रेडियो एक्टिव डीके के दौरान जिनका प्रोडक्शन होता है, और नॉन पार्टिकुलेट में जैसे एक्सरे है, गामा रेज है, विच आर हाई एनर्जी रेडिएशन जिनमें फोटॉन्स उपस्थित हैं। तो जो जेनेटिक इफेक्ट है रेडिएशन का वो या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डायरेक्टली DNA को इंड्यूस करके होगा, इनडायरेक्ट जो है वो आयनाइजेशन में अलग, जो DNA के अलावा जो अदर देन DNA के अलावा जो सेलुलर कंटेंट में मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फ्री रेडिकल्स के उत्पन्न होने से नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इफेक्ट होता है। केमिकल म्यूटेजन के बारे में जो सबसे पहले रिपोर्टिंग आई थी वो चार्लट ने 1942 में की थी, जिन्होंने ये बताया कि नाइट्रोजन मस्टर्ड है, जो पॉइजनस मस्टर्ड गैस के बारे में आपने सुना होगा, मोस्टली इनके बारे में आपने ज़्यादा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सुना होगा। पॉइजनस मस्टर्ड गैस में नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है जो कि सेल में म्यूटेशन उत्पन्न करता है, और उसी समय इसको आइडेंटिफाई किया गया। और एक ह्यूज पूरी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी जो है वो फूड एडिटिव और इंडस्ट्रियल वेस्ट में उसके जो इफेक्ट है उसको खोजने में लग गई। तो केमिकल म्यूटेजेंस जो है उनका मोड ऑफ एक्शन भी वो सिमिलर होता है रेडिएशन के समान। अब वो क्या क्या करते हैं, जो केमिकल म्यूटेजन हैं उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। बेस एनालॉग मतलब बिल्कुल वो DNA के बेसिस जैसे होते हैं और DNA के जगह जाके उसके जैसे आपके घर में कोई आपका डुप्लीकेट आके रहने लगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
समझ में नहीं आ पाएगा कि ओरिजिनल क्या है, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होंगी। तो उसी तरह बेस एनालॉग होते हैं जिनका स्ट्रक्चर प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस से मिलता है, तो वो क्या करते हैं डीएनए के बेसिस को रिप्लेस करके वहाँ छिप जाते हैं और वहाँ रेप्लिकेशन करने लगते हैं। जैसे ब्रोमोयूरेसिल, नाम है ब्रोमोयूरेसिल, पर ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंपाउंड है, रिसर्च के दौरान इसको क्रिएट किया गया और ये बिल्कुल थायमिन की तरह है। बस थायमिन से इसमें अंतर क्या है, इसमें ब्रोमीन है 5 पोजीशन पे, वहाँ मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ ब्रोमीन है, पर इसका बेस पेयरिंग बिहेवियर जो है एकदम सेम है। तो ये जाके रिप्लेस कर देता है, कोई बिल्कुल आपकी जैसे होगा आपको रिप्लेस कर देगा, पर वो आप तो नहीं होंगे। तो उसी तरह ये बिल्कुल थायमिन की तरफ होता है और उसको रिप्लेस कर देता है और उसकी वजह से डीएनए में कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है और बहुत सारे इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो बेसिस की पेयरिंग प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट कर देते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड। अब आप सोच लीजिए कि क्यों प्रिजर्वेटिव में जो डाइजेशन में नाइट्राइट्स का जो डाइजेशन है वो क्यों मुश्किल है। नाइट्रस एसिड जो है ना, वो ये सारा जो है स्ट्रक्चर और पेयरिंग प्रॉपर्टी बेसिस की बदल देता है। और आप समझ लीजिए मेथियोनिन, बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं, जैसे आपके हाइपोजेंथिन है, वो हाइपोजेंथिन डीएमिनेशन हो जाता है, हाइपोसेंथिन डीएनए पेयर कर लेता है सी से और ट्रांजिशन कर लेता है फिर साइटोसिन से। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ये इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि अगर नाइट्रस एसिड का कंजम्पशन किसी ने कर लिया तो साइटोसिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाएगा। जब साइटोसिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली है ट्रांजिशन हो जाएगा या ट्रांसवर्जन हो जाएगा, जो कि आपको डेफिनेशन बताई गई है। प्यूरिन का प्यूरिन बेस से रिप्लेसमेंट ट्रांजिशन और प्यूरिन का पिरिमिडिन बेस से रिप्लेसमेंट ट्रांसवर्जन। तो अब साइटोसिन यूरेसिल को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारे आपको केमिकल्स मिलेंगे, जैसे मिथाइल मीथेन सल्फोनेट है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट है, जो कि बेसिस के रिएक्ट करके अपना मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप उसमें छोड़ देते हैं। मिथाइल ग्रुप आपके जो आपको कट स्ट्रक्चर बताया था साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन का, मिथाइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। अब वो अपना मिथाइल मीथेन सल्फोनेट अपना मिथाइल ग्रुप वहाँ छोड़ देगा, फिर उसके बाद वो रिकॉम्बिनोजेनिक हो जाएगा, मिसपेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये सेकेंड तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर और पेयरिंग प्रॉपर्टी को बिगाड़ देते हैं। तीसरी तरह के इंटरकैलेटिंग एजेंट होते हैं जो डीएनए में जाके इंटरकैलेशन करते हैं, जैसे जिसमें एक्रिडिन ऑरेंज है, प्रोफ्लेविन है, इथिचियम ब्रोमाइड है, जो जनरली लेबोरेटरी में डाई की तरह से यूज़ किया जाता है। ये मल्टीपल रिंग मॉलिक्यूल्स हैं और ये डीएनए के बेसिस में जाके इंटरैक्ट करते हैं और उसमें जाके छिप जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए डुप्लेक्स में खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है और डीएनए पॉलीमरेज को कंफ्यूजन हो जाता है कि अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने का जो पहला सिम्टम है वो अनजिपिंग होती है। अनजिपिंग स्ट्रेचिंग के बाद होती है। तो इंटरकैलेशन हुआ केमिकल की वजह से, जाके वहाँ पे केमिकल इंसर्ट किया, पर डीएनए पॉलीमरेज बेचारा कंफ्यूज कर गया कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है। तो ये सब म्यूटेशन के इफेक्ट हैं। अब म्यूटेशन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? फेनोटिपिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम म्यूटेशन को डिफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि कोई चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है तो हम समझ जाएंगे कि ज़रूर किसी भी तरह से म्यूटेंट फेनोटाइप यहाँ पे आ गया है। फॉर एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अगर हमको म्यूटेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को एक मीडियम में डालेंगे जिसमें लीथल कंसंट्रेशन का एंटीबायोटिक डाल देंगे। लीथल कंसंट्रेशन मतलब विच कॉजेज द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। उसके बावजूद अगर उस पर कोई कॉलोनी डेवलप हो गई तो इसका मतलब वो उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस है। इसी फंडामेंटल को यूज़ करके हम म्यूटेशन का डिटेक्शन करते हैं। तो अब डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट सेल परसेंटेज में नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द सेलेक्टिव मीडियम और नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द नॉन सेलेक्टिव मीडियम इनटू 100। यानी अगर हमको बैक्टीरिया का म्यूटेशन पता करना है तो हम क्या करेंगे, म्यूटेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए पता करना है तो हम बैक्टीरियल सेल को एक ऐसे मीडियम पे ग्रो करेंगे जिसमें लीथल कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक का मौजूद हो। इस मीडियम को हम कहेंगे सेलेक्टिव मीडियम। इस पर जो कॉलोनी बैक्टीरिया की डेवलप हो जाएगी वो रेजिस्टेंट होगी, और जिस मीडिया पे एंटीबायोटिक नहीं होगा वो नॉन सेलेक्टिव मीडियम होगा।
तो नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द सेलेक्टिव मीडियम हम कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द नॉन सेलेक्टिव मीडियम करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि म्यूटेंट सेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्योंकि बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक से मर जाना चाहिए, पर उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। इस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के साथ ग्रो करो और बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के बिना ग्रो करो। एंटीबायोटिक के बिना ग्रो करने वाला नॉन सेलेक्टिव मीडियम यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और एंटीबायोटिक के साथ जो बैक्टीरिया कॉलोनी बना लिया इसका मतलब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसका मतलब वो म्यूटेंट है, वो न्यूमरेटर में चला गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आपको पता चल गया तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट सेल निकाल लें। अब जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन यूकैरियोट्स में होते हैं उनमें प्यूरी म्यूटेंट फिनोटाइप का पूरे पॉपुलेशन को रीड करना होता है। ये एक टीडियस प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है और सोर्सेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कुछ म्यूटेशन डिटेक्शन की टेक्निक डेवलप की गई ड्रोसोफिला और मेज में, जिसमें स्पेसिफिक मार्कर से हम आइडेंटिफिकेशन कर लिए क्रोमोसोम्स का जो कि म्यूटेटेड हैं, और ये जर्मिनल म्यूटेशन को कैरी करते हैं। ये मतलब आराम से जर्मिनल म्यूटेशन का भी इसमें डिटेक्शन हो गया। जो सबसे ज़्यादा जो स्टडी हुआ वो ड्रोसोफिला में, और ड्रोसोफिला में म्यूटेशन डिटेक्शन की स्पेशल जेनेटिक स्टॉक कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि लीथल और विजिबल म्यूटेशन एक्स क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स में डिटेक्ट किया जाए। तो जो जनरली जो सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक मशहूर हुई उसे हम कहते हैं CLB टेक्निक, जो कि आपके कोर्स में CLB टेक्निक को डेवलप जो है, इसका जो डेवलपमेंट है, जो इसका इन्वेंशन है वो मुलर नाम के साइंटिस्ट ने किया। CLB टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय मुलर, और ये म्यूटाजेनिक एक्शन एक्स-रे का डिटेक्ट करता है कि एक्स-रे से कुछ म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर म्यूटेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। इस मेथड में जो फीमेल ड्रोसोफिला हैं उनके पास फीमेल है तो 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। आप जानते हैं कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं। एक एक्स क्रोमोसोम में CLB उसको नाम दे दिया गया क्योंकि उसमें 3 जीन एक्स्ट्रा है। कौन कौन से 3 जीन हैं? आउट ऑफ 3 एक्स्ट्रा जीन, एक जो है क्रॉस ओवर सप्रेसर है, यानी क्रॉसिंग ओवर को होने नहीं देता है, तो उसका नाम दिया गया C। दूसरा जो है वो रेसेसिव लीथल है, तो रेसेसिव जीन पर अगर वो होमोजाइगस में कहीं से हो जाएगा या एक्सप्रेस हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट जीन है वो सेमी डोमिनेंट मार्कर जीन है, बार आई जीन, मतलब बार टाइप की आई को प्रोड्यूस करता है जीन। इसी वजह से इसका नाम CLB है। C से विच सप्रेसेस क्रॉसओवर, L से लीथल और B से बार आई जीन। फीमेल जिनमें CLB क्रोमोसोम मौजूद है उनको हम कहते हैं CLB स्टॉक ड्रोसोफिला। तो अब इसमें क्या किया गया कि नॉर्मल मेल को एक म्यूटाजन से, जैसे जो एक्स-रे है, उससे एक फिक्स्ड पीरियड तक ट्रीट किया गया, और ट्रीट करने के बाद दे आर मेटेड विथ CLB स्टॉक ड्रोसोफिला। मतलब ऐसे फीमेल से मेट किया गया जिसका एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल था और दूसरे क्रोमोसोम में CLB प्रेजेंट था। अब उसके जनरेशन के रिजल्ट अभी आपको जब डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर मान लीजिए CLB क्रोमोसोम मेल में चला गया तो मेल में तो XX की तो स्थिति नहीं है, वहाँ तो XY है, तो XY है तो Y पे तो कोई जीन नहीं है, और X क्रोमोसोम चला गया CLB लीथल, इसका काउंटर पार्ट तो है नहीं, रेसेसिव लीथल है, तो जो मेल में CLB क्रोमोसोम चला जाएगा वो मर जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लीथल जीन। नॉर्मल मेल और फीमेल जिनके की क्रोमोसोम नॉर्मल और विद CLB होंगे वो सरवाइव करेंगे। जो फीमेल CLB क्रोमोसोम होंगे उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बार फिनोटाइप से और उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम उनकी क्रॉसिंग करेंगे नॉर्मल मेल से। अगली जनरेशन में 50% मेल्स ऐसे होंगे जो CLB जीन को रिसीव करेंगे और वो मर जाएंगे क्योंकि उनमें Y जीन है, कोई भी उसको रेसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने से रोक नहीं पाएगा। तो अगर म्यूटेशन किसी नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम में होता है, इवन नॉर्मल मेल भी मर जाएगा,
पर अगर कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो 50% मेल जरूर सर्वाइव करेंगे। और इस तरह से CLB टेक्निक से डिटेक्शन हो जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो कि अभी आप डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहले एक क्रॉस बनाया जाता है CLB फीमेल और म्यूटेजन ट्रीटेड मेल से, यानी CLB फीमेल यानी 2 X क्रोमोसोम जिसमें एक नॉर्मल है एक CLB है, और म्यूटेजन ट्रीटेड मेल से यानी XY में X को म्यूटेजन से ट्रीट कर दिया गया है। F1 में हाफ ऑफ द मेल नॉर्मल X क्रोमोसोम जो कैरी करेंगे वो सर्वाइव करेंगे, और जो CLB कैरी करेंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो मेल्स होंगे वो Y क्रोमोसोम वहाँ पे डोमिनेंस काउंटर पार्ट नहीं होगा लीथल जीन को सप्रेस करने के लिए। फीमेल्स का क्या हाल होगा? हाफ के पास CLB क्रोमोसोम होगा, हाफ के पास नॉर्मल क्रोमोसोम होगा। तो फ्रॉम F1 फीमेल्स विथ CLB क्रोमोसोम एंड मेल विथ नॉर्मल क्रोमोसोम आर सेलेक्टेड फॉर फर्दर क्रॉसिंग। फिर उनको क्रॉसिंग के लिए अगली जनरेशन में सेलेक्ट किया जाएगा। इसको आप डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब अगली जनरेशन में क्रॉस बनाया जाएगा CLB फीमेल और नॉर्मल मेल का। तो इस समय क्या होगा? CLB फीमेल के पास 1 CLB क्रोमोसोम है और 1 म्यूटेजन ट्रीटेड क्रोमोसोम है जो पिछली जनरेशन के मेल से चला आया है। इस वजह से 2 तरह की फीमेल प्रोड्यूस होगी, एक तो हाफ विथ CLB क्रोमोसोम एंड हाफ विथ म्यूटेजन ट्रीटेड क्रोमोसोम जिनका कि नॉर्मल फिनोटाइप होगा। तो दोनों तरह की प्रोजेनी जी जाएगी, क्योंकि XX क्रोमोसोम है तो CLB क्रोमोसोम में लीथल क्रोमोसोम के इफेक्ट को काउंटर पार्ट करने के लिए दूसरा X क्रोमोसोम मौजूद है। तो ये दोनों प्रोजेनी फीमेल की जी जाएगी। पर मेल में क्या होगा? जिनमें CLB क्रोमोसोम आएगा वो मर जाएगा, क्योंकि Y है, X को एक्सप्रेस होने से रोक नहीं पाएगा, और जिसमें नॉर्मल जाएगा वो अदर हाफ है म्यूटेजन ट्रीटेड क्रोमोसोम, वो उसमें चला जाएगा। तो अगर लीथल म्यूटेशन म्यूटेजन ट्रीटेड क्रोमोसोम में पहुंच जाएगा तो रिमेनिंग हाफ भी जो है वो मर जाएगा, रिजल्टिंग इन द टोटल एब्सेंस ऑफ टोटल मेल प्रोजेनी का एब्सेंस हो जाएगा, जो कि इस डायग्राम से जो मैंने किसी किताब से स्क्रीनशॉट लेके बनाया है। पहली जनरेशन में इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला क्रॉस जो बन रहा है वो बार आई म्यूटेंट का नॉर्मल आई से बन रहा है। फीमेल है जिसमें 2 X क्रोमोसोम है, एक CLB है एक नॉर्मल है, और मेल है XY है। XY है तो Y क्रोमोसोम का कोई फंक्शन नहीं है। जो इसका X क्रोमोसोम है वो म्यूटेजन से ट्रीट किया गया है, देखिए म्यूटेजन के बाद एरो बना हुआ, ये नॉर्मल आई टाइप का है। और चूंकि CLB है तो CLB का मतलब क्रॉसओवर सप्रेसर, लीथल, और बार आई, मतलब बार आई तो आंख तो दिख जाएगी ड्रोसोफिला की। तो इस फीमेल का क्रॉस किया गया इस मेल से। अब आप जैसे गैमेट बनाते हैं वैसे ही क्रोमोसोम को अलग अलग लिख दीजिएगा। तो अलग अलग लिखेंगे तो देखिए ये फर्स्ट एरो देखिए, CLB से ये एरो आया तो CLB क्रोमोसोम यहाँ आ गया। इसके बगल में कुछ भी होगा ये बार आई होगा, क्योंकि बार जो है डोमिनेंट मार्कर है। तो ये फीमेल की तो रीडिंग हम पहचान लेंगे कि इसकी बार आई होगी। उसके बाद ये CLB क्रोमोसोम के बगल में फर्स्ट क्रॉस में जो दूसरा क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, जो कि सीधे एक एरो बन रहा है और नीचे प्लस 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 दिख रहा है। प्लस 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 नॉर्मल आई वाला होगा, यानी एक बार आई फीमेल प्रोड्यूस होगी, एक नॉर्मल। अब आते हैं देखते हैं हम मेल के केस में क्या हो रहा है। एक तो Y क्रोमोसोम सीधा आप उतार के इधर रख दीजिए, और दूसरा इधर से CLB क्रोमोसोम आ गया। CLB क्रोमोसोम आ गया तो चूंकि बगल में Y क्रोमोसोम है, थर्ड वाला फिगर दे, ये सेकंड लाइन में थर्ड फिगर देखिए, इसमें लिखा है, इनलार्ज कर रहे हैं, मेल डाइज। मेल के मरने की वजह क्या हुई? CLB क्रोमोसोम इधर से आ गया, Y क्रोमोसोम इधर से आ गया, CLB जीन एक्सप्रेस हो गया, मेल मर गया। यहाँ पे फोर्थ वाले में मेल नहीं मर रहा है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम आया प्लस प्लस प्लस, यानी नॉर्मल आई है। तो पहली जनरेशन में आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, जितनी फीमेल होंगी 50% बार आई होंगी, 50% नॉर्मल आई। मेल्स तो पहले आधे मर जाएंगे, तो जो मरे हुए हैं उनको तो ऑब्वियसली हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और नॉर्मल आई को भी हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नॉर्मल आई की हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे। बार आई एक डोमिनेंट मार्कर है तो हम उसको रीड कर लेंगे। तो अब हम अगली जनरेशन में इसको ले जा रहे हैं। अब आइए इस थर्ड लाइन में, ये जिसको हमने आप इनलार्ज किया है। अब यहाँ पे बार आई है और उसके बगल वाले क्रोमोसोम में हमको नहीं पता है क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस फीमेल को हमने क्रॉस किया एक नॉर्मल आई वाले से, यहाँ प्लस प्लस है और उसके बगल में ये देखिए Y है, क्रॉस किया। फिर इसी तरह क्रोमोसोम को अलग अलग करके आप लिख देंगे। CLB के साथ पहली बार ये प्लस आएगा तो ये बार आई है, बार एक तो ये दोनों X क्रोमोसोम है तो फीमेल बनेगा, प्लस बार आई डोमिनेंट मार्कर है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे।
दूसरा वाला ये क्रोमोसोम सीधे चला आया और इधर से प्लस 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 आया, ये भी फीमेल बनेगा, ये नॉर्मल है, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ थर्ड वाले को देखिए, CLB के साथ एक Y क्रोमोसोम है, ये तुरंत मर जाएगा क्योंकि Y क्रोमोसोम है, CLB तुरंत एक्सप्रेस हो जाएगा, लीथल जीन, Y मर जाएगा। और ये वाला तब मरेगा अगर म्यूटेजन जो है लीथल म्यूटेशन यहाँ पे इंड्यूस किया था। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने अगर म्यूटेशन को म्यूटाजेन, फर्स्ट लाइन में देखिए, अगर ये सारे के सारे मेल नीचे मरते हैं, यहाँ पे इस फिगर में अगर सारे के सारे मेल मर जाते हैं, इसका मतलब वाई क्रोमोसोम का तो कोई फंक्शन नहीं है। ये वाला क्रोमोसोम जो इसको जिंदा रख सकता था, तो लास्ट वाले फिगर में आइए, ये वाला क्रोमोसोम, ये लास्ट वाला, ये क्वेश्चन मार्क और वाई है, ये क्यों मर गया? इसको तो जिंदा रहना चाहिए था, ये इसलिए मर गया क्योंकि इसका ये क्वेश्चन मार्क वाला क्रोमोसोम कहाँ से आया था? क्वेश्चन मार्क वाला क्रोमोसोम म्यूटेजन ट्रीटेड। तो इस मेथड से डिटेक्ट किया जाता है, CLB मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव लीथल इन ड्रोसोफिला। ऐसा लीथल जीन जो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक, अगर कोई रेसेसिव लीथल म्यूटेशन X क्रोमोसोम में डाला गया होगा म्यूटेजन ट्रीटेड मेल में, तो कोई भी मेल प्रोजेनी, यानी अब आंसर से, ये जो आंसर अगली जनरेशन का आया है उससे हम इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे। अगर अगली जनरेशन में सारे मेल मर जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर म्यूटेजन से ट्रीटमेंट किया गया। दिस इज द मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट बाय म्यूटेजन एंड म्यूटेशन डिटेक्शन, दैट इज वाई दिस इज नोन एज CLB टेक्निक। CLB टेक्निक का मतलब कि अगर हम जब क्रॉस करते हैं सेकेंड क्रॉस, तो सारी की सारी प्रोटीन, देखिए फर्स्ट क्रॉस में क्या हुआ, अगर ये नॉर्मल है, इफ इट इज़ नॉर्मल नॉट म्यूटेजन ट्रीटेड, तो आपको मेल मिल रहा है, यहाँ पे आपको मेल मिल रहा है। ये वाले लाइन में देखिए, यहाँ भी CLB मेल भी मिल रहा है और नॉर्मल मेल भी मिल रहा है। पर अगर सारे के सारे मेल मर जाते हैं, पहला वाला इसलिए क्योंकि CLB यानी लीथल है, और दूसरा वाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, तो ये दोनों इंटरप्रेट कर देते हैं डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन। फर्स्ट क्रॉस में कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ, आप म्यूटेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि सारे के सारे मेल जिंदा बचे। सेकेंड क्रॉस में आप म्यूटेशन को डिटेक्ट कर पाए क्योंकि सारे के सारे मेल मर गए। तो दिस इज द टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, और इसीलिए ये बड़ी फेमस टेक्निक है CLB टेक्निक, जो शायद आप फिर से इस स्लाइड को पढ़ें और फिर उसके बाद इसके जो ऑडियो विजुअल कंटेंट है उसके इस वीडियो लेक्चर से कॉपी करके जब आप पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा CLB म्यूटेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूटेशन। इसके बाद आपका म्यूटेशन ख़त्म हो जाता है, जिसमें आपको जानना क्या है, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं कि म्यूटेशन हम किसको कहते हैं, म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन कितनी तरह से होता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड, बेस्ड ऑन जेनेटिक बेसिस ऑफ हेरिटेबल चेंज, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, साइटोप्लाज्मिक, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फेनोटाइपिक से मैक्रो माइक्रो म्यूटेशन, फिर कैटेगरी म्यूटेशन की क्या क्या है, फिर उसके बाद क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसके कहते हैं, जीन म्यूटेशन में भी बेस सब्स्टिट्यूशन और इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांजिशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद म्यूटेजन कौन कौन से होते हैं, फिजिकल म्यूटेजन, केमिकल म्यूटेजन, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और केमिकल म्यूटेशन में भी कौन कौन से बेस एनालॉग हैं, केमिकल जो पेयरिंग प्रॉपर्टी को अल्टर करते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, और फिर लास्ट में म्यूटेशन का डिटेक्शन करने के लिए कैसे CLB टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इतना ही आपके कोर्स में है म्यूटेशन का। तो दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर द टॉपिक म्यूटेशन, classification of mutation, mutagen and CLB technique. This was the topic which was written in your syllabus. Thank you.